वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आर्टी फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप यहां पर थंबनेल देख रहे होंगे, आज हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की जो सेकंड यूनिट कर रहे हैं, उसका जो आज हम टॉपिक करेंगे वो है एनर्जी रिसोर्सेज। इस टॉपिक पर हमें आज डिस्कस करना है, इसको समझना है अच्छे तरीके से। और इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे वो एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। यानी कि एनर्जी रिसोर्सेज को हम ब्रॉडली अगर कैटेगराइज्ड करें तो दो पार्ट में कैटेगराइज कर पाएंगे, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ईच टाइप हैज इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस। हर एक टाइप की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका अपना एडवांटेज है, अपना चैलेंज है। जैसे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल में सबसे ज़्यादा आप देखते होंगे कोयला, यानी कि कोल, एक कार्बन रिच सेडिमेंट्री रॉक यूज फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड द इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ऑब्वियसली बात है, कोयले का जो हम यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये एक फॉसिल फ्यूल में आता है जो कि एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। वहीं पर ऑयल की बात करें तो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अंडरग्राउंड रिजर्वियर्स, refined into the various products including गैसोलॉइन एंड द डीजल्स। यानी कि उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा फॉसिल फ्यूल जो है वो है ऑयल। ऑयल में आपका पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। और इस टाइप के फॉसिल फ्यूल को ही हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। उसके बाद आता है नेचुरल गैसेस, कंपोज्ड मेनली ऑफ द मीथेन, यूज फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हीटिंग एंड एज ए फ्यूल फॉर द व्हीकल्स। उसके बाद जो फॉसिल फ्यूल है थर्ड टाइप, दैट्स द नेचुरल गैसेस। नेचुरल गैसेस मेनली मीथेन को यहाँ पर डिस्कस किया गया है, मीथेन को बोल पर फोकस ज़्यादा किया जाता है नेचुरल गैसेस में, और ये भी एक तरीके से कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। यानी कि यहाँ से आप डिफरेंट टाइप्स में इसका यूज करते हैं एनर्जी लेने के लिए। क्लियर हुआ? तो ये कुछ फॉसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल थे। यहाँ पर अगर हम उसमें कोयले की बात करते हैं तो कोल वॉज फॉर्म 255 to 350 millions year ago in the hot damp region of the earth during the कार्बोनिफेरस एज, है ना। यानी कि लगभग 200 250 से 300 मिलियन ईयर्स पहले हॉट जो डैम्स रीजन थे वहां पर आपका उस जगह से आप कोयले को फॉर्म करते हैं। द एसिडेंट प्लांट्स along the bank of the rivers and the swamps were burned after the death into the soil, and due to the heat and the pressure gradually got converted into the peat and coal over the millions of year of time। मतलब बहुत पुराने जो पेड़ पौधे होते हैं वो धरती के अंदर दब जाते हैं, जिससे कि उसमें जो पानी है, आसपास का एनवायरनमेंट है, उससे क्या आ जाता है, सॉइल में मॉइस्चर आ जाता है, प्रेशर जनरेट होता है, हीट जनरेट होती है, तो उससे बहुत सालों तक दबे रहने की वजह से नीचे कोयला बन जाता है। ठीक है। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ द कोल, नेमली एंथ्रेसाइट यानी कि हार्ड कोल जिसको बोलते हैं, बिटोमिनस यानी कि सॉफ्ट कोल बोलते हैं, एंड द लाइटनाइट जिसको ब्राउन कोल बोल दिया जाता है। यानी कि तीन तरीके के कोयले आपको मिलेंगे। सबसे पहला हार्ड कोल, सॉफ्ट कोल, ब्राउन कोल, है ना। यानी कि जिसको एंथ्रेसाइट बोला जाता है, बिटोमिनस बोला जाता है और लिग्नाइट बोला जाता है। ठीक है। आगे बोलते हैं एंथ्रेसाइट्स कोल हैज मैक्सिमम कार्बन, यानी कि उसमें 90% कार्बन होता है, कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है। ठीक है। वहीं पर बिटुमस और लिग्नाइट एंड द पीट कंटेन 80, 70 एंड 60% कार्बन रेस्पेक्टिवली। ठीक है। यानी कि अगर आपसे पीट टाइप के कोल की बात की जाए तो वो बहुत ही लो क्वालिटी का कोल होता है, जिसमें
60% ओनली कार्बन पाया जाता है और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी कम होती है। कोल इज द मोस्ट एबुडेंट फोसिल फ्यूल इन द वर्ल्ड। कोल की बहुत महत्ता है एज ए एनर्जी सोर्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। इंडिया हैज़ अबाउट 5% ऑफ द वर्ल्ड्स कोल एंड द इंडियन कोल इज नॉट वेरी गुड इन द टर्म ऑफ द हीट कैपेसिटी। इंडिया केवल और केवल पूरे वर्ल्ड का 5% ही कोल से इलेक्ट्रिसिटी या जनरेट उसका यूज कर पाता है। ठीक है। मेजर कोल फील्ड्स इन द इन इंडिया आर द रानीगंज, झांसी, बोकारो, सिंगरौली एंड द गोदावरी वैली, यानी कि इन जगहों पर ज़्यादा मेजॉरिटी है कोयले के मिलने की। ठीक है। द कोल स्टेट्स ऑफ द इंडिया आर झारखंड, झारखंड को कोल स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड द महाराष्ट्र। एंथ्रेसाइट कोल अकर्स ओनली इन द जम्मू एंड कश्मीर। एंथ्रेसाइट टाइप का जो कोल है वो केवल और केवल जम्मू कश्मीर में ही मिलता है, जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंट में कार्बन होता है और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है। ठीक है, क्लियर हुआ। ये फैक्ट्स याद रखना बहुत जरूरी है, इनसे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा जब आप कॉपी में इनको मेंशन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और कोयले के बारे में जानते हैं। व्हेन कोल इज बर्न इट प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ए ग्रीन हाउस गैस रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द एनहेंस्ड ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि जब हम कोयले को जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है और उससे हमें ग्लोबल वार्मिंग की समस्या झेलनी पड़ती है। या फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूट करती है, यानी कि एयर पॉल्यूशन क्रिएट करती है। ठीक, आगे कोल ऑल्सो कंटेन इम्प्योरिटीज लाइक द सल्फर एंड देयरफॉर एज इट वर द स्मोक कंटेन द टॉक्सिक गैसेस लाइक द ऑक्साइड ऑफ द सल्फर एंड नाइट्रोजन, जो कहीं ना कहीं एसिड रेन के जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ, क्योंकि एक सोर्स ऑफ एनर्जी है तो ये एडवांटेज हो गई। लेकिन इस सोर्स ऑफ एनर्जी से जब हम एनर्जी लेते हैं, एनर्जी अपने अलग अलग पर्पज़ के लिए कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये हमारे एनवायरनमेंट, हमारी हेल्थ के लिए भी हार्मफुल होता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ही टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं जो हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होती हैं। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं पेट्रोलियम की। तो इट इज़ ए लाइफलाइन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। इस समय पर करंट सिचुएशन में आप देखते हैं तो पेट्रोल जो है वो एक लाइफलाइन है पूरे वर्ल्ड की। देयर आर 13 कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैविंग द 67% ऑफ द पेट्रोलियम रिजर्व विच टुगेदर फ्रॉम द ओपेक, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यानी कि अगर हम पूरी कंट्री या पूरे वर्ल्ड की बात करें तो उसमें 67% जो पेट्रोल है वो कहाँ से मंगाया जाता है? ओपेक, यानी कि उन जगह पे जहाँ पर आपका वो पेट्रोलियम कंट्रीज कही जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से 67% आप अब देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, है ना। अबाउट 1/4 ऑफ द कोल रिजर्व आर इन द सऊदी अरेबिया, यानी कि सऊदी अरेबिया में एक 1/4 पूरा जो ऑयल है वो रिजर्व है वहाँ पर पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, एट द प्रेजेंट रेट ऑफ द यूजेस द वर्ल्ड्स क्रूड ऑयल रिजर्व्स आर एस्टिमेटेड टू गेट द इन जस्ट द 40 ईयर्स, यानी कि जो अमाउंट में या जिस अमाउंट में आपका ऑयल रिजर्व है, अगर उसी अमाउंट के मतलब उसको अगर यूज़ किया जाता है जिस प्रेजेंट रेट से हम यूज़ कर रहे हैं, तो केवल और केवल हमारे पास बैकअप जो है वो आने वाले 40 साल का है। ठीक है, इसीलिए अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज पर डिपेंडेंसी की जा रही है, अलग टाइप के सोर्सेज को खोजा जा रहा है, उन पे काम किया जा रहा है, जिससे कि हम किसी एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ एनर्जी को दूसरे पर्टिकुलर सोर्स ऑफ एनर्जी से रिप्लेस कर सकें। क्रूड पेट्रोलियम इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ द एल्केन hydrocarbons, hence it has to be purified and refined by the process of the fractional distillation, during which process different
कंस्टिट्यूएंट्स सेपरेट आउट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। मतलब कहने का ये है कि हम प्योरीफाई करते हैं जो भी हमें ऑयल नीचे से मिला, दैट्स नॉट द इन प्योर फॉर्म। आप उसको, चाहे आप पेट्रोल बना रहे हो चाहे उसका डीजल बना रहे हो, उसको आप प्यूरिफाई करेंगे अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से, ठीक है, तब जाकर आपको डीजल और पेट्रोल मिलता है। ठीक, क्लियर हुआ? तो पेट्रोलियम के बारे में कुछ आपको समझ में आया। आगे बात करते हैं। वी गेट ए लार्ज वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस, नेमली द पेट्रोलियम गैस, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, फ्यूल ऑयल एटसेट्रा। इस टाइप के हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी यहाँ से बनाते हैं, इनको प्योरीफाई करके अलग अलग मेथड्स की मदद से। पेट्रोलियम इज ए क्लीनर फ्यूल एज कंपेयर टू द कोल। कोल के कंपैरिजन में ये कहीं ना कहीं क्लीनर फ्यूल में माना जाता है, एज इट बर्न कंप्लीटली एंड लीव नॉट रिसाइड्स। यानी कि जब हम इसको बर्न करते हैं तो ये कंप्लीटली जल जाता है, अपना कोई भी अवशेष नहीं छोड़ता है। अगर आप कोयले को जलाते हैं तो वो राख छोड़ेगा, ठीक है, लेकिन जब आप पेट्रोलियम को जलाएंगे तो वहां पर आपको कोई भी बेकार या जो वेस्ट मटेरियल है वो नहीं देखने को मिलेगा। आगे, इट इज ऑल्सो ईजियर टू ट्रांसपोर्ट एंड यूज। और इसको आप इजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दैट इज द रीजन वाई द पेट्रोलियम इज प्रीफर्ड अमंग ऑल द फॉसल फ्यूल्स। यानी कि और फॉसल फ्यूल्स के कंपैरिजन में पेट्रोलियम को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। ठीक, उसके बाद करते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बात, यानी कि एलपीजी। ठीक, इसमें देखते हैं द मेन कंपोनेंट ऑफ द पेट्रोलियम इज द ब्यूटीन, ठीक है, द अदर बीइंग प्रोपेन एंड द इथीन। मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में अगर हम बात करें तो मेन कंपोनेंट जो है पेट्रोलियम का वो है ब्यूटीन, फिर उसके बाद आता है प्रोपेन एंड देन द इथेन, है ना। द पेट्रोलियम गैस इज इजीली कन्वर्टेड टू द लिक्विड फ्रॉम अंडर प्रेशर एज एलपीजी। मतलब पेट्रोलियम गैसेस जो होते हैं वो इजीली कन्वर्ट कर दी जाती हैं लिक्विड फॉर्म में कुछ प्रेशर के अंदर, जिससे कि एलपीजी बनता है। इट इज odorless, but the LPG in our domestic gas cylinders give a foul smell। यानी कि जो हमारे एलपीजी सिलेंडर भरे होते हैं उसमें एक गैस जब निकलती है तो हमें एक स्मेल आती है ना, फाउल स्मेल उसको इस तरीके से बोला गया है। दिस इज इन द फैक्ट, ये स्मेल क्यों आती है? ड्यू टू द एथाइल मरकैप्टन। यानी कि आप उस फ्यूल में मैथाइल मरकैप्टन मिलाते हैं जो एक स्मेलिंग गैस होती है। क्यों क्यों मिलाते हैं? क्योंकि जिससे कि अगर आपका सिलेंडर लीक हो रहा है या आपकी गैस ऑन है तो आप दुर्घटना से बच सकें, आपको पता चल जाए। अदरवाइज अगर सिंपल जो गैस जिसका यूज़ आप करते हैं जो बर्न होती है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें कोई भी मतलब दुर्गंध नहीं होती है, कोई भी उसकी स्मेल नहीं होती है, इसलिए उसमें एथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है, एक फॉल स्मेलिंग गैस जो कि एक स्मेलिंग गैस है, एडेड टू द एलपीजी सो दैट एनी लीकेज ऑफ एलपीजी फ्रॉम द सिलेंडर कैन बी डिटेक्टेड इंस्टेंटली। उसको हम तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पर लीकेज हो रही है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बात करते हैं। ऑयल फील्ड इन द इंडिया आर द लोकेटेड इन द डिगबोई यानी कि असम में, गुजरात एंड बॉम्बे हाई और ऑफहॉर्न्स एरियाज इन द डेल्टन कोस्ट ऑफ द गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी। यहाँ पर आपके रीजन्स हैं, ऑयल फील्ड्स इनको बोला जाता है इंडिया में जो लोकेट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेचुरल गैसेस की। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ द मीथेन। इसमें आपकी 95% मीथेन का कंट्रीब्यूशन रहता है, विद स्मॉल अमाउंट ऑफ द प्रोपेन एंड द इथेन। वहाँ पर प्रोपेन का अमाउंट ज़्यादा था सॉरी ब्यूटेन का अमाउंट ज़्यादा था यहाँ पर आपका इथेन का अमाउंट मीथेन का अमाउंट ज़्यादा है नेचुरल गैसेस में। ठीक है, इट इज़ ए फॉसिल फ्यूल नेचुरल गैस डिपॉजिट्स मोस्टली accompany oil deposits because it has been formed by the decomposing remains of the dead animals and plants burned under the earth। यानी कि नेचुरल गैसेस जब डेड बॉडी हो जाती है एनिमल्स की, प्लांट्स की, और वो कई कई सालों तक धरती में दबे रहते हैं तो उनसे वो डिकम्पोज होकर नेचुरल गैसेस बनती हैं। नेचुरल गैस इज
एक क्लीनेस्ट फॉसल फ्यूल, ये एक क्लीनेस्ट फॉसल फ्यूल है। इट कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड थ्रू द पाइपलाइंस, और इसको आप इजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइपलाइंस के माध्यम से। इट हैज़ ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अबाउट 50 kg पर ग्राम, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो बहुत हाई होती है, लगभग 50 किलो जूल पर ग्राम आपको कैलोरीफिक वैल्यू देखने को मिलती है। एंड बर्न विदाउट एनी स्मोक, और कोई भी यहाँ पर आपको धुआं नहीं देखने को मिलेगा जब इनको जलाया जाता है। करंटली द अमाउंट ऑफ द नेचुरल गैस डिपोजिट्स इन द वर्ल्ड आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द 80,450 ग्राम एम। Russia has the maximum reserve of the 40%, followed by the Iran 14%, USA 7%. Natural gas reserves are found in the association with all the oil fields in the India. ठीक है, तो ये आपका नेचुरल गैसेस के बारे में था। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। वहीं पे आगे बात करें, सम न्यू गैस फील्ड्स हैव बीन फाउंड इन द त्रिपुरा, जैसलमेर, offshore areas of the Mumbai and the कृष्णा गोदावरी डेल्टा। इन जगह पर इंडिया में देखने को मिलते हैं नेचुरल गैसेस के फील्ड्स। रीजंस, नेचुरल गैसेस इज यूज्ड एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। इसका यूज हम डोमेस्टिक फॉर्म में भी करते हैं और इंडस्ट्रियल फॉर्म में भी करते हैं। इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट। इसका यूज हम एज ए फ्यूल करते हैं थर्मल पावर प्लांट्स में फॉर जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। आगे, इट इज़ यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, और इसका हम एक तरीके से ये कह सकते हैं ये कि सोर्स है हाइड्रोजन गैस का इन द फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज एंड एज ए सोर्स ऑफ द कार्बन इन द टायर इंडस्ट्रीज। मतलब नेचुरल गैसेस जो आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है उसमें हाइड्रोजन गैस की सोर्स की तरह काम कर रही है, यूज हो रही है। और अगर आप टायर की इंडस्ट्री की बात करें तो वहां पर सोर्स ऑफ कार्बन में आपका नेचुरल गैसेज यूज होती है। ठीक है, अब आते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको CNG बोला जाता है, जो आजकल गाड़ियों में यूज की जा रही है। इट इज बीइंग यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू द पेट्रोल एंड द डीजल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द व्हीकल्स, यानी कि व्हीकल्स को चलाने के लिए उसका जो अल्टरनेट यूज किया जा रहा है, दैट्स द CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को ही कंप्रेस्ड करके इसको बनाया गया है। दिल्ली हैज टोटली स्विच्ड ओवर टू द CNG वेयर बसेस एंड द ऑटो रिक्शाज रन ऑन दिस न्यू फ्यूल, यानी कि दिल्ली में अगर बात करें तो वो लगभग स्विच कर रहा है CNG की तरफ, जिसमें बसेज हों, ऑटो रिक्शाज हों, वो सब आपके इस नए CNG फ्यूल पर रन करें। CNG यूज द ग्रेटली रिड्यूस वेहिकुलर पॉल्यूशन इन द सिटी, यानी कि CNG की मदद से हम बहुत ही अधिक मात्रा में, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर रिड्यूस कर सकते हैं पॉल्यूशन की समस्या को। ठीक है, तो ये CNG हो गया। अब न्यूक्लियर एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियर फिजन से the splitting of the atoms release a large amount of energy used for the electricity generation in the nuclear power plant। मतलब न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर के फ्यूजन से प्राप्त की जाती है, और इसमें क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है एटम्स की, जिससे कि आपको एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी मिलेगा, और उस एनर्जी का आप यूज करते हैं फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पावर प्लांट में। ठीक है, वहीं पर हाइड्रो पावर की बात अगर हम करें तो डैम्स एंड द रिजर्वर्स, वाटर फ्लो इज द हार्नेस्ड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द टर्बाइन। यानी कि यहाँ पर हम वाटर को डालते हैं ऊपर से और टर्बाइंस लगी होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कराती हैं। ठीक है, फिर आप तक का है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी में हीट फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर, यानी कि अर्थ के अंदर जो इंटीरियर है उससे हम हीट प्रोड्यूस करते हैं, यूटिलाइजिंग हीट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड हीटिंग पर्पज। मतलब अर्थ के धरती के अंदर जो गर्मी है, हीट है, उसका जो यूज है हम करते हैं टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये आपका जियोथर्मल एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि यहां से भी एनर्जी मिल रही है तो ये भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी में आएगा। इन सोर्सेस ऑफ एनर्जी में जो डैम है जैसे, और
आपका हाइड्रो पावर प्लांट है, आपका सोलर एनर्जी है, आपका विंड एनर्जी है। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। तो अगर आप इनको और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप लास्ट की वीडियोस जरूर देखें। वहीं पर अब हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करें, सोलर एनर्जी, इसको हमने बहुत बेहतर तरीके से समझा है कैसे सोलर एनर्जी आपकी यूज की जाती है। और साथ ही साथ सोलर के जो कुकर्स आ रहे हैं उसके बारे में भी हमने वहां पर डिस्कस किया है। तो लास्ट वाले लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं। फोटोवोल्टिक सेल्स कन्वर्ट द सनलाइट डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये जो सेल्स होते हैं ये डायरेक्टली सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। सोलर थर्मल सिस्टम यूज सनलाइट टू जनरेट द हीट ऑफ्टन फॉर द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। मतलब जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल अभी दिया था किसका, सोलर कुकर का। तो सोलर कुकर में आप क्या करते हैं कि जो सनलाइट है उसको हीट की फॉर्म में जनरेट करते हैं। सनलाइट आती है, उसको आप ऐसा सेटअप करते हैं कि सनलाइट वहां पर गिरती है उस सेटअप पे और वो जनरेट करती है हीट, जिससे कि हमारा खाना बन जाता है सोलर कुकर में। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सोलर थर्मल सिस्टम। वहीं पर विंड एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर पवन चक्की जिसको आप बोल देते हैं, तो हवा से टरबाइन घूमती हैं, टरबाइंस में मोटर लगी होती हैं, वो जनरेटर, और वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। टरबाइन कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसको भी हमने डिस्कस किया है डिटेल में। बायोमास एनर्जी की अगर हम बात करें तो बायो एनर्जी यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स सच एज द वुड एंड द एग्रीकल्चर्स रीसाइड्स आर यूज्ड फॉर द हीट एंड द इलेक्ट्रिसिटी। इनका यूज हम हीट या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में करते हैं। बायोफ्यूल्स की अगर हम बात करें, फ्यूल्स ड्राइव फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि एथेनॉल हो गया, बायोडीजल्स हो गया। तो इनसे जो फ्यूल है वो भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी आपके लिए बन जाते हैं, वो आपके बायोमास एनर्जी में आते हैं। वहीं पर हाइड्रो पावर यानी कि स्मॉल स्केल पर अगर हम बात करें तो माइक्रो एंड मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स दैट harness energy from the small river and the streams। इसमें भी हम डैम बनाकर इस तरीके से व्यवस्था करते हैं कि जिससे कि आप पानी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकें। ठीक है, वहीं पर आगे बात करें टिडल एंड वेव एनर्जी की, तो टिडल पावर की अगर हम बात करें, कैप्चर द एनर्जी फ्रॉम द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स। मतलब जो लहर्स होती हैं, है ना, समुद्र में, ओशियन में, उनके मोशन से। तो टिडल और वेव एनर्जी इस तरीके से आप वहां से प्रोड्यूस करते हैं। इन दोनों को भी हमने अच्छे से डिस्कस किया है अपने वीडियो लेक्चर में। ठीक है, मतलब इसमें हम इस तरीके से व्यवस्था कराते हैं कि कहीं पर हमें पानी के लेवल को ज़्यादा बढ़ाना है, कहीं पे कम बढ़ाना है, और उसी व्यवस्था से हम उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं कि वहां पर हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। वेव एनर्जी जो समुद्र में लहरें उठती हैं उसको कैप्चर कर लिया जाता है और उनके मोशन से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एनर्जी की बात करें तो हाइड्रोजन प्रोडक्शन में इलेक्ट्रोलाइसिस और रीफॉर्मिंग प्रोसेस टू प्रोड्यूस द हाइड्रोजन फॉर यूज एज ए क्लीन फ्यूल। यानी कि हाइड्रोजन प्रोडक्शन में जो इलेक्ट्रोलाइसिस और फॉर्मिंग द प्रोसेस टू प्रोड्यूस द हाइड्रोजन फॉर द यूज एज ए क्लीन फ्यूल, आप हाइड्रोजन एनर्जी सोर्सेस का यूज करते हैं। वहीं पर फ्यूल सेल की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जैसे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द रिएक्शन ऑफ फ्यूल्स ऑफ्टन हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं कैसे, रिएक्शन ऑफ द फ्यूल्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ फ्यूल्स की रिएक्शन की जाती है और वहां से आपको इलेक्ट्रोकेमिकल यानी कि फ्यूल सेल्स की फॉर्म में एनर्जी वहां पर वो प्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर, चलिए अब करेक्टरिस्टिक्स और कुछ कंसिडरेशन की बात हम कर लेते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखी हमने, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी देखी। तो एडवांटेजेस क्या हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की, वेल इस्टेब्लिश्ड टेक्नोलॉजीज हैं और हाई एनर्जी डेंसिटी यहाँ से प्रोवाइड होती है। चैलेंजेस क्या है, डिप्लीशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिजर्व्स, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स को रिजर्व करना बहुत बड़ी एक समस्या है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन देखने को मिलता है और ग्रीन हाउस गैस यहाँ पर एमिट होती हैं जो आपके क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और आपके एसिड रेन को इंट्रोड्यूस कराती हैं। वहीं पर न्यूक्लियर सेफ्टी कंसर्न,
न्यूक्लियर सेफ्टी कंसर्न्स भी यहाँ पर एक चैलेंज है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को लेकर। वहीं पर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो रिन्यूअल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बेहतर है, लोअर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, बहुत कम इम्पैक्ट होता है एनवायरमेंट पे, और डाइवर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्सेज है, इजीली आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डाइवर्स कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप ऑफ सोर्स है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और ये इन एडवांटेजेस को पढ़ने के बाद और अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा कि कितना जरूरी है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज। वहीं पर चैलेंजेस की बात करें तो इंटरमिटेंसी रहेगी, जैसे कि अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें और सन नहीं निकल रहा है, बारिश हो रही है कई दिनों से, तो वहां पर आपकी डिपेंडेंसी थोड़ा सा कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट को कम करती है, उस जो विजन को है उसको कम कर देती है। वहीं पर ऐसे ही विंड है, विंड एनर्जी हवा से जनरेट होती है, अगर हवा ही नहीं चलेगी डिजायर्ड लेवल पर तो आप विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकते हैं। वहीं पर इनिशियली इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं चैलेंज है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड स्टोरेज चैलेंजेस, यानी कि टेक्नोलॉजिकली आप क्या और नया अचीव कर सकते हैं इस फील्ड में, या फिर कैसे हम चैलेंजेस को स्टोर करते हैं। दीज आर द चैलेंजेस अबाउट द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो शायद ये लास्ट स्लाइड थी। हाँ, तो बच्चों ये आज लेक्चर था हमारा, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमने यहाँ पर सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात की यहाँ पर, और हमने नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी देखी, उनके क्या प्रोज हैं क्या कंक्लूजन्स हैं उन पर भी हमने यहाँ पर बात की। और आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, उसके लिए आप एक कमेंट जरूर करें। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप जाते जाते भी अपने फ्रेंड्स के साथ अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वो भी यहाँ से कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर ले सकें। ठीक है, चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।